ग्रेविटेशनल की क्वेश्चन नंबर 61 से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 यूनिट 7 चल रही है, ग्रेविटेशनल, हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 61 लिखेंगे, द इसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ ऑर्बिट is 0.0167. The ratio of its maximum speed in its orbit to its minimum speed is, ऑप्शन दे रखे हैं 2.507, ऑप्शन बी इज 1.033, ऑप्शन सी इज 8.324, ऑप्शन डी इज 1.000। आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू निकालनी है। जब हम केपलर लॉ करा रहे थे तो केपलर का फर्स्ट लॉ में ही इसेंट्रिसिटी आया था, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है वी मैक्स माइनस वी मिनिमम, मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड अपॉन वी मैक्स प्लस वी मिनिमम। निकालना क्या है आपको, वी मैक्स अपॉन वी मिनिमम की वैल्यू। ये क्या होगा, इसेंट्रिसिटी दे रखी है आपको कितना 0.0167। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इसेंट्रिसिटी। अच्छा, जब हम केपलर लॉ करते हैं तो हमारे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आती है, ये फॉर्मूला होता है कॉनिक सेक्शन का, L/R 1 + E cos θ, ठीक है। वहाँ पर E की वैल्यू डिफाइन करती है कि आपका जो दिया गया कर्व सर्कुलर है, पैराबोला है, एलिप्स है, डिपेंड करता है E की वैल्यू क्या है आपकी, ठीक। अगर आपकी वैल्यू E 0 से लेकर और 1 के बीच आती है तो वो आपका क्या होता है, एलिप्स होता है। वहाँ पर हमने प्रूव किया है इसलिए। अब हमें तो ये निकालना वी मैक्स अपॉन वी मिनिमम। कर सकते हो, क्या कर दो, वी मिनिमम से ऊपर नीचे डिवाइड, -1 वी मैक्स अपॉन वी मिनिमम +1। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे रखी है, आंसर आप घर जाकर कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आंसर इसका आएगा 1.033। निकालना क्या है, वी मैक्स अपॉन वी मिनिमम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबल है। चलो, अच्छा केपलर फर्स्ट लॉ की बात करें, केपलर फर्स्ट लॉ तो क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना। अर्थ रोटेट अबाउट द सन इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन रिमेन एट वन फोकस। कहने का मतलब जो आपकी पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, सूर्य के चारों दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती रहती है और सन आपका क्या रहता है, एक फोकस पर बना रहता है। जैसे कि बताया था, ये इलिप्टिकल होता है, इसमें दो फोकस ये होते हैं। ये मान लिया आपकी अर्थ यहाँ रोटेट कर रही है, सन आपका ये है, ठीक। तो ये क्या बना रहता है, एक फोकस पर बना रहता है और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती रहती है। यही आपका था लॉ ऑफ ऑर्बिट या केपलर का फर्स्ट लॉ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और 100% आएगा। जो आपका केपलर से क्वेश्चन बनता है ना, वो आपका मोस्ट प्रोबेबली केपलर सेकंड लॉ से बनता है, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दूंगा और उसी से सारे केपलर लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। विच वन इज इनकरेक्ट फॉर केपलर सेकंड लॉ। ऑप्शन ए दे रखा था, इक्वल एरिया
swept in equal time। ऑप्शन बी दे रखा था एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व। ऑप्शन सी दे रखा है भाई केपलर सेकंड लॉ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एरिया। ऑप्शन डी दे रखा है डी ए ओवर डी टी टू एम अपॉन कैपिटल एल, वेयर एल इज एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग। ठीक है, पहले तो बात समझो, क्वेश्चन में देखना है करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गलत वाला बताना हमें। केपलर सेकंड लॉ के बारे में बात करें। सेकंड लॉ के बारे में सबसे पहले बात की जाती है कि इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका जो हम अर्थ को मान के चल रहे हैं ना, मान लीजिए इसने दो एरिया कवर किए, ये मतलब यहाँ पे ये T1 है और ये T2 टाइम में कवर किया। इसका एरिया A1 है और ये एरिया A2 है। ये वाला एरिया A1 है, ये एरिया A2 है। ये टाइम T1 में यहाँ से यहाँ तक कवर किया इसने, ये टाइम T2 में कवर किया। इफ T1 इज इक्वल टू T2 हो तो एरिया भी बराबर हो। स्वेप्ट का मतलब क्या है, अगर टाइम इंटरवल सेम हो तो इक्वल एरिया चलेगा। ठीक है ना, तो ये कहने का मतलब ये, अब जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो एक रिलेशन निकल के आता है डी ए ओवर डी टी एल अपॉन 2m, वेयर एल इज कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम। अब देखो इक्वल एरिया इक्वल, ये तो ठीक है ना। एक और बात, यहाँ पर क्या रहता है, एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये वाला है आपका, डायरेक्ट देता है कि केपलर सेकंड लॉ में कुछ क्वांटिटी रिमेन कंजर्व, तो क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम या एल। 100% सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। ऑप्शन बी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर न्यूटन केपलर सेकंड लॉ। अच्छा, ये तो आप जानते हैं लॉ ऑफ एरिया, तो वैसे ही हो जाएगा। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर सेकंड लॉ ऑफ एरिया। जब इसको डेरिवेशन को करते हैं तो ये आपका गलत हो गया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि हमने बताया था डी ए ओवर डी टी एल अपॉन 2m के बराबर होना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 तो बहुत आसान है। केपलर्स थर्ड लॉ इज, ऑप्शन दे रखे थे टी स्क्वायर ए क्यू, बी टी क्यू ए स्क्वायर, सी टी स्क्वायर ए स्क्वायर, डी नन ऑफ दीज। कोई सेम नहीं, देयर इज नो ऑप्शन सेम। ठीक है, क्या कहता है, पहले तो बात सुनो, केपलर थर्ड लॉ को लॉ ऑफ पीरियड कहते हैं। केपलर थर्ड लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ पीरियड। पीरियड भी टाइम से होता है ना, हाँ, लॉ ऑफ पीरियड। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, तो वो एलिप्स में आप जानते हो दो तरह की एक्सिस होती हैं। एक होती है मेजर एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी मेजर, इसे ए से डिवाइड करते हैं, 2 से कर लो, 2 से डिफाइन कर लेते हैं। और यहाँ से और ये सेमी ये होता है मेजर एक्सिस, सर माइनर होगी 2v, दिस इज मेजर, दिस इज माइनर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a, और ये कितनी हो जाएगी, इसलिए ए क्या कहलाती है, सेमी मेजर, और बी क्या कहलाती है, सेमी माइनर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 2a है मेजर एक्सिस, ये हो जाएगी आपकी सेमी मेजर एक्सिस। आपकी 2b है माइनर एक्सिस, और b हो जाएगी सेमी मतलब आधी उसकी। ठीक, अच्छा,
क्या कहा जाता है कि जो आपका कोई भी आपका प्लैनेट है वो रोटेट करेगा इलिप्टिकल ऑर्बिट पे, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, टी स्क्वायर में कुछ बोझल होगा इसकी सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्ट अपोजिट होगा, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्ट अपोजिट होगा, टी स्क्वायर डायरेक्ट अपोजिट ए क्यूब। याद रखेंगे ऑप्शन में इस तरीके से भी बना सकता है, टी डायरेक्ट अपोजिट होगा ए की पावर 3/2। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो देखना है कि क्वेश्चन आपका मिल क्या रहा है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 63। चलो क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें। Question number 64. Which one is incorrect for orbital speed of satellite? For orbital speed of satellite, option A is v is equal to under root g m upon r e plus h. Option B is v is equal to under root g r e square upon r e plus h. Option C is equal to दे रखा है v is equal to r e under root g r e plus h. ऑप्शन डी दे रखा है v is equal to under root g r e upon r e plus h. वाह, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक तो याद रखो ऑर्बिटल स्पीड को कहा जाता है कक्षीय वेग, और सैटेलाइट को आप जानते हो उपग्रह। तो किसी उपग्रह की कक्षीय वेग क्या होगी, आपने शायद जनरल वे में पढ़ा हो, v इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर, यही पढ़ा है। अगर वहां हम कह देते हैं कि अगर आपके अर्थ की रेडियस आर ई है और जो आपका कोई भी प्लैनेट कोई भी चीज है वो क्या है, एच डिस्टेंस पर है, तो क्या कहा जाता है, v इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई प्लस एच। कहने का मतलब आर ई प्लस एच चारों में कॉमन है, ये तो ठीक है। जी एम आ रहा है तो ये पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक रिलेशन भी होता है, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर, तो जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखो आर ई को बाहर कर देंगे तो आर ई जी अपॉन आर ई प्लस एच बन सकता है, ये भी करेक्ट है। तो गलत कौन सा हो गया, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये आया तो ये भी गलत नहीं है, वहां ये क्या है, ये टोटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है, या हमने आर इक्वल टू क्या कर लिया था, आर ई प्लस एच, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपसे बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर ए सैटेलाइट इज, ऑप्शन ए इज टी इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम। ऑप्शन बी टी इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर। ऑप्शन सी टी इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच का होल क्यूब जी एम ई। नन ऑफ दी, आप इसमें से भाई क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर मुझे बताइएगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ। एक छोटा सा हिंट दे दूं, टी इक्वल टू होता है 2 पाई आर अपॉन वी। वी क्या है आपकी ऑर्बिटल स्पीड, तो क्या कर सकते हैं 2 पाई आर की जगह पे आर ई प्लस एच, वी क्या है आपका जी एम अपॉन आर ई प्लस एच कर सकते हैं।
ये हो जाएगा आपका 2 पाई, जब ऊपर लेके जाओगे आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन, ऑप्शन में मिल रहा है ना? ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये कैसे लिख दिया भाई? बिकॉज आप जानते हो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही होता है। आप देखो डिस्टेंस क्या होगा आपका, क्या वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है रेडियस की, तो कितना होगा 2 पाई आर, स्पीड है v, तो आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 66, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 66। वैसे तो सारे क्वेश्चन अच्छे वाले ही लिखे हुए हैं। व्हाट विच वन इज इनकरेक्ट? वन इज इनकरेक्ट फॉर एस्केप वेलोसिटी, हिंदी में कहते हैं पलायन वेग। पलायन वेग के लिए इसमें से कौन सा गलत है? तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gre, ऑप्शन बी v इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी v इक्वल टू अंडर रूट gre, ऑप्शन डी v इक्वल टू अंडर रूट 2v। भाई चार ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग क्या कहलाता है? वो वेलोसिटी जिसको हम किसी भी सैटेलाइट को दे दें तो अर्थ ऑर्बिट से क्या निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा। अच्छा, तो हमने एक डेरिवेशन किया था, तो वहां अंडर रूट 2g आया था। ठीक है, तो ये तो सही हो गया। इसमें आप g की वैल्यू रखोगे और अर्थ की रेडियस 60, ठीक है ना, मीटर में चेंज करेंगे तो ठीक, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड निकल के आएगी, ऑप्शन। लेकिन ये जो दे रखा है ना ऑर्बिटल स्पीड होती है, 64 किलोमीटर ऑर्बिटल स्पीड। अंडर रूट जीआरई का मतलब, अंडर रूट जीआरई का मतलब ऑर्बिटल स्पीड। ठीक, इसके बाद ये क्या है, अगर आप चेक करना चाहोगे वीई एंड किसमें, वी ओ में रिलेशन निकालना चाहोगे ऑर्बिटल स्पीड एंड एस्केप वेलोसिटी में, ये भी क्या है 100% इंपॉर्टेंट है। जो आपकी एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग जो होता है कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। एस्केप वेलोसिटी कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। ठीक है, ये डेरिवेशन हमने क्लास में कराया है। ठीक है, तो योर करेक्ट ऑप्शन इज, योर करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट सी। ठीक है, नंबर 67 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 में बहुत ही बेहतरीन आने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबल फॉर ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, या इसे भाई जियो सिंक्रोनस भी बोलते हैं। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, विच वन इज इनकरेक्ट। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन ना आए ना, इसमें चार ऑप्शन में से तो बात करना। ठीक है, टाइम पीरियड इज 24 आवर, ऑप्शन बी इज हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस is 35600 किलोमीटर। अच्छा, ऑप्शन सी हाइट फ्रॉम अर्थ सेंटर इज, ऑप्शन डी height from the earth surface represent as
H इज इक्वल टू GMT²/4π² की पावर हाफ माइनस R। भाई इसमें से हालांकि फोर्थ ऑप्शन है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इन तीनों में से तो आपको 100% एक ऑप्शन बना हुआ मिलेगा। अच्छा, जियो स्टेशनरी या जियो स्टेशन क्या कहना चाहिए सर, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, बिल्कुल इसमें आपको कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको कहा जाता है भूस्थायी, हिंदी में कहते हैं इसे भूस्थायी उपग्रह। इसे कहा जाता है भूतुल्यकालीन उपग्रह। चलो, हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जब पढ़ा रहे थे तो ये कहा जाता है वो सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड अर्थ के बराबर होता है, ठीक है ना, बिल्कुल उसी की तरह से मेजर करता है, वो क्या कहलाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाता है। हमें पता है भाई अर्थ एक रोटेशन कितने में कंप्लीट करती है, 24 आवर में, ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अब मजा आएगा इन दोनों क्वेश्चन में, ठीक। हमने डेरिवेशन जब कराया था तो वहां क्या गया था, हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज, कुछ वैल्यू निकल के आई थी, तो वो निकल कर आई थी 35,600 किलोमीटर, 35,600 किलोमीटर, ठीक है ना। अच्छा, इसे एक और बात कहा जाता है, और एल्टीट्यूड, जैसे कि आपका क्या है, जब आप मान लीजिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहाँ है आपकी, यहाँ पर है आपका अर्थ का सेंटर, ये है, इसकी कितनी होती है 6400 किलोमीटर। हम अभी ओनली किसकी बात कर रहे हैं, सॉरी हाँ एच की बात कर लो, है ना। तो ये आपकी क्या है आर ई, यहाँ से यहाँ तक क्या मानते हैं हम, आर इक्वल टू आर ई प्लस एच। तो अभी हम क्या पूछ रहा हूँ, एल्टीट्यूड का मतलब ये एल्टीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस ये होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है आपकी एच, जिसकी वैल्यू आती है 35,600 किलोमीटर। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम अर्थ सेंटर का मतलब इसमें रेडियस और ऐड हो जाएगी, अगर आप इसमें 6400 और जोड़ोगे तो क्या आएगा 42,000 किलोमीटर, तो ये भी आपका करेक्ट। जब डेरिवेशन किया था तो h बराबर, देखो यहाँ से देखो h बराबर क्या आ जाएगा, r माइनस आर ई तो ठीक है, r की वैल्यू जब निकालते हैं तो ये पावर हाफ आई है ना, इसकी जगह 1/3 आता है, डेरिवेशन कराया है, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो आपका क्वेश्चन में भी इनकरेक्ट पूछा है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ये 4 ऑप्शन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, अगर आपने अब तक की कहानी समझी हो तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर दे दो, मैं आपसे सेटिस्फाई हो जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, स्पीड ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए दे रखा है मास ऑफ सैटेलाइट, ऑप्शन बी दे रखा है हाइट ऑफ सैटेलाइट एबव अर्थ सरफेस, ऑप्शन सी दे रखा है रेडियस ऑफ अर्थ, ऑप्शन डी दे रखा है मास ऑफ अर्थ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो क्वेश्चन को रखूंगा जरूर। कंफ्यूजिंग है, आसान तो है लेकिन कंफ्यूजिंग है। स्पीड ऑफ सैटेलाइट, अभी आपने फॉर्मूला लिखा था v = √GME अपॉन RE प्लस, जो m कैपिटल था वो मास ऑफ अर्थ था, मास ऑफ सैटेलाइट नहीं था। याद रखेंगे, अगर आपको मास ऑफ अर्थ m दे रखा है, मास ऑफ सैटेलाइट m दे रखा है, तो जो सैटेलाइट की स्पीड होगी वो इस कैपिटल m पर डिपेंड करेगी, ये फॉर्मूला में नहीं आता,
तो कहने का मतलब देखो मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ पे कर रहा है, ठीक है, एच पे कर रहा है, ठीक है, तो इस पर नहीं कर रहा, तो आपका कौन सा पूछा, डज नॉट डिपेंड पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि बच्चा डायरेक्ट क्या करता है, सैटेलाइट के बारे में पूछता है और अंडर GM अपॉन RE प्लस एच पढ़ा होता है उसने, और डायरेक्ट लगा देता है मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन वहां जो कैपिटल होता है मास ऑफ अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 69, वो एक और लो भाई, एक और महारत क्वेश्चन 200%, 200%। इसका आंसर याद रख लेना। ठीक है सर। इफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन becomes half, then how many days in 1 year? अगर डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो एक साल में कितने दिन होंगे, 240 days, 129 days, ऑप्शन डी इज 49 days। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन बिकम्स हाफ, अर्थ एंड सन के बीच की डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। हमको पता है पूरी साल एक साल लगती है चक्कर काटने में, तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, टी स्क्वायर कैसे प्रयोग होता है, आर क्यू के, तो एक को मान लो T2, एक को मान लो T1, ये है स्क्वायर और ये हो जाएगा R2 अपॉन R1 का होल क्यूब। पहली बार में R1 जो मानी थी हमने मान लिया डिस्टेंस पहले R थी, दूसरी बार में R/2 हो गई, आधी हो रही है। पहले डिस्टेंस मान लिया तो सन के बीच में कितनी है R, दूसरी बार में क्या हो गया R/2, इसका करेंगे होल क्यूब। T2 यहाँ क्या आएगा 365, क्योंकि पहली बार में क्या कर रहा है 365 दिन में चक्कर काट रहा है, दूसरी बार में पूछ रहा है, ये क्या हुआ स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा T2 अपॉन 365 का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट डिवीजन है, ये R से R कैंसिल, जो बचेगा 1/8, 1/8 हो जाएगा ना, 1/2 का 1/8, इसे सॉल्व करोगे आप तो 129 दे जाएगा आंसर, ओके। इसे सॉल्व करोगे, T2 की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा 129 डेज, करके चेक जरूर करना कर जाके। चलो भाई क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फास्ट 70, आंसर याद रखेंगे, आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, द रिले सैटेलाइट ट्रांसमिट the TV program continuously from one part of the world to another because its option A is ऑप्शन इधर रखा था, पीरियड इज ग्रेटर देन द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ऑप्शन बी पीरियड इज इक्वल टू पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ऑप्शन सी पीरियड इज less than the period of
रोटेशन ऑफ अर्थ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कुछ नहीं, छोटा सा आप पहले ये याद रखो, कोई भी सैटेलाइट अगर एक सिग्नल को दूसरी तरफ भेज रही है, नॉर्मली कौन सी सैटेलाइट होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसी का एक पार्ट का नाम है रिले सैटेलाइट, जो कि टीवी प्रोग्राम को क्या करती है, एक एंड से दूसरे एंड पर, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करती है, सेंड करती है। वो कब पॉसिबल हो सकता है भाई, अर्थ लगातार रोटेट कर रही है, मान लिया कि मैंने सिग्नल यहाँ से भेजा और यहाँ से सिग्नल ए से बी की तरफ आ रहा है, ये सिग्नल सही टाइम पर सही जगह पर कब पहुंचेगा, जब ये सैटेलाइट भी अर्थ के रेस्पेक्ट में बिल्कुल सेम, जैसे कि आपकी अर्थ घूम रही है उसी तरह से क्या घूमे। तो ऑप्शन करेक्ट इज पीरियड इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। जिस तरह से आपकी अर्थ रोटेट कर रही है उसी तरह से सैटेलाइट भी रोटेट करनी चाहिए, तभी ये प्रोसेस हो सकता है। अदरवाइज क्या होगा, मान लिया आपकी सैटेलाइट स्लो मूव कर रही हो, अर्थ पहले निकल जाएगी तो उस जगह पर नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना, ये कौन सा प्रिंसिपल होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। तो our correct option is B. Okay, this is all about unit 7। हमने इससे पहले जो चैप्टर कराया था वो कौन सा था, सेंट्रल फोर्स या इंटरवल के लिए, दूसरा कौन सा आपका ये ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके, एंड वेव मोशन के बारे में बात करेंगे। ओके, ठीक, थैंक यू।